सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, रॉम का फुल फॉर्म क्या है? ROM रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं ROM रॉम को। अगला प्रश्न है, WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं WWW का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, RAM रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने किया था विद्युत मोटर का आविष्कार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आने वाले एग्जाम में चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जेम्स वॉट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार, थॉमस एल्वा एडिशन। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो वो है जी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, जी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो वो है गिर वन। गिर वन जो है वो भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, 1917 में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो कारण था आर्चीड फर्नांडिस की हत्या। ये था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो वो था लेनिन। रूसी क्रांति का नेता था लेनिन। अगला प्रश्न, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1815 में हुआ था। वाटरलू का जो युद्ध है वो हुआ था 1815 में। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो वो था फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस देश का शासक था। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो हम सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। संविधान का संरक्षक कहते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है अमेरिका से। राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है वो अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन देश से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है।
अगला प्रश्न है एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब है कनाडा देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 2007 में। वस्तु एवं सेवा कर जो है वो 2017 में लागू हुआ था, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी यानी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सरकारी आय व्यय से। राजकोषीय घाटा जो है वो सरकारी आय व्यय से संबंधित है। अगला प्रश्न है बजट में घाटा किससे कहते हैं? तो वो कहते हैं व्यय अगर ज़्यादा हो आय से, यानी एक्सपेंसेस अगर आय से ज़्यादा है तो उसे बजट में घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो वो वित्त मंत्री करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करता है वित्त मंत्री। भारत का वार्षिक बजट जो है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है NSSO। NSSO है भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आता है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो वो होता है केरल राज्य में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? तो वह है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है रूस। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर किन दो जलाशयों को जोड़ती है? तो वो लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो वो स्थित है अफ्रीका और एशिया में। लाल सागर जो है वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो वो आता है हडसन की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा उपमहासागर है हडसन की खाड़ी। अगला प्रश्न है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो हम तिब्बत के पठार को कहते हैं। विश्व की छत कहते हैं हम तिब्बत के पठार को। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है धारा और विभवांतरण से। ओम का जो नियम है वो धारा और विभवांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो वो है ओम। प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है वो होती है ओम। अगला प्रश्न है कि विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ओल्ट। विभवांतरण की जो SI इकाई होती है वो होती है ओल्ट में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो उसका इकाई है एम्पियर में। विद्युत धारा की SI इकाई होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब इसका सही जवाब है उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है सबसे प्रबल क्षार कौन सा है?
तो वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है सबसे प्रबल क्षार। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7 का। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 का। अगला प्रश्न है पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो वो होता है 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल का मान होता है 0 से लेकर 14 तक। अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र क्षारीय विलय में किस रंग का हो जाता है? तो वो नीले रंग का हो जाता है। लिटमस पत्र जो है वो क्षारीय विलय में नीले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र अम्लीय विलय में किस रंग का हो जाता है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग का हो जाता है। लिटमस पत्र अम्लीय विलय में लाल रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर हड्डी, जो कि हमारी इस जांघ में पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है फीमर हड्डी जांघ में। अब अगला प्रश्न है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है गुर्दे में। मूत्र का जो निर्माण है वो गुर्दे में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वो गुर्दे में होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो गुर्दे में होता है। अगला प्रश्न है भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। भोजन का अधिकतम पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो हमारे मुख से ही हो जाती है। हमारे मुंह से ही हो जाती है पाचन की शुरुआत। अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का जो पूरा नाम है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं विंट सर्फ को। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंट सर्फ को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो उसे सेकेंडरी मेमोरी कहती है। अगला प्रश्न है कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित कप है। अगला प्रश्न है उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबर कप का संबंध है महिला बैडमिंटन से। ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित है, लेकिन केवल महिलाओं के वर्ग में ही ये कप होता है, उबर कप। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो इसका सही जवाब है 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन में जो एक गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है टेनिस के खेल से। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है भारत एक खोज के लेखक कौन है?
तो सही जवाब है नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने पुस्तक लिखी है भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है अग्निपथ कविता किसने लिखी है? तो उसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ कविता के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है रश्मि रथी के लेखक कौन हैं? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो वो साहित्य अकादमी प्रदान करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो वह है गोल्डन लायन। वेनिस फिल्म फेस्टिवल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है गोल्डन लायन। नेक्स्ट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो वो है गोल्डन बियर। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है गोल्डन बियर। अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो है पाल्मे डी ओर। पाल्मे डी ओर कहते हैं कांस फेस्टिवल में जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसे। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित होता है? तो वो होता है फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है सिनेमा और टेलीविज़न से। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो सिनेमा व टेलीविज़न से संबंधित है। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शहीद दिवस भगत सिंह जी जब शहीद हुए थे तो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 मार्च को। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शहीद दिवस किसके बलिदान से भी संबंधित है? तो वो महात्मा गांधी के बलिदान से भी संबंधित है राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर के दिन। हम हर साल राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस 8 जून को हम हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं हम 22 अप्रैल के दिन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 31 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 अक्टूबर को हम हर साल विश्व पशु दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो वो है MOEFCC। ये जो संगठन है वो भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। अगला प्रश्न है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वह है ICMR। ICMR जो है वो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक कौन सा है? तो वो है DGCA। DGCA है भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक। अगला प्रश्न है तकनीकी शिक्षा का नियामक भारत में कौन सा है? तो वो है AICTE। AICTE है तकनीकी शिक्षा का नियामक भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक कौन सा है? तो वो है UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, UGC। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है वो 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि WTO के संस्थापक कौन थे? तो वो थे 123 सदस्य देश ने मिलकर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, उसकी स्थापना की थी, यानी विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है कि UNHCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है शरणार्थियों की सुरक्षा और राहत। UNHCR का मुख्य उद्देश्य है शरणार्थियों की सुरक्षा और राहत। अगला प्रश्न है UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है जेनेवा शहर में। UNHCR का जो मुख्यालय है वो जेनेवा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ICC का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है हेग शहर में, जो कि है नीदरलैंड में। वहाँ है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संगठन यानी मुख्यालय। अगला प्रश्न IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो आता है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में है IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट है भरतनाट्यम में किस देवता की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है? तो वो है भगवान शिव। भरतनाट्यम में भगवान शिव देवता की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है कथकली में मुखौटा किस प्रकार का होता है? तो वो रंगीन और नाट्य होता है। कथकली में जो मुखौटा है वो रंगीन और नाट्य होता है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य में प्रमुख पहनावा क्या है? तो वह है पंखों वाला ड्रेस। मणिपुरी नृत्य में प्रमुख पहनावा है पंखों वाला ड्रेस। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह है लय और भाव का मिश्रण। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता है लय और भाव का मिश्रण। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुद्राएं। भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को मुद्राएं कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य में चरणों की गति और लय को क्या कहते हैं? तो उसे ताल कहा जाता है। कथक नृत्य में चरणों की गति और लय को ताल कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता का पर्व है? तो वो भगवान शिव का पर्व है। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव का पर्व है। अगला प्रश्न है दीपावली में मुख्य कौन सी चीज़ की पूजा होती है? तो वो धन लक्ष्मी की पूजा होती है। दीपावली में मुख्य रूप से धन लक्ष्मी की पूजा होती है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है भाई बहन का प्रेम।
रक्षाबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भाई बहन का प्रेम। अगला प्रश्न है, ईद उल अधा किस घटना का प्रतीक है? तो वो हज और बलिदान का प्रतीक है। ईद उल अधा जो है वो हज और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, करवा चौथ किसका पर्व है? तो वो विवाहित महिलाओं का पति के लिए, विवाहित महिलाओं के पति के लिए वो अपने करवा चौथ का व्रत रखती है। अगला प्रश्न है, भाई दूज किस पर्व के बाद मनाया जाता है? तो वो दिवाली के पर्व के बाद में मनाया जाता है भाई दूज का पर्व। अगला प्रश्न है कि भारत में ख्याल संगीत किस प्रकार का है? तो वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय का। भारत में ख्याल संगीत जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का है। अगला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय संगीत में राग किसे कहते हैं? तो वो संगीत की धुन को कहते हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत की में राग जो है वो संगीत की धुन को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कीर्तन और भजन किसके लिए गाए जाते हैं? तो वो भक्ति के लिए गाए जाते हैं। भारत में कीर्तन और भजन जो है वो भक्ति के लिए गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दादरा संगीत किस संगीत शैली का हिस्सा है? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है दादरा संगीत। अगला प्रश्न है, भारत में गज़ल किस भाषा में मुख्य रूप से होती है? तो वह है उर्दू में। भारत में गज़ल जो है वो उर्दू भाषा में मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में ध्रुपद किस संगीत शैली का भाग है? तो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय का भाग है। भारत में ध्रुपद जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली का भाग है। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में हज का स्थान कौन सा है? तो वह है मक्का। इस्लाम धर्म में हज का जो स्थान है वो होता है मक्का। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के कितने गुरु हुए? तो वो हुए थे 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। हेलो, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य है मोक्ष। हिंदू धर्म में धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो है शत्रुंजय पावापुरी। जैन धर्म में मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो है शत्रुंजय पावापुरी। अगला प्रश्न, भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप कौन सा है? तो वह है सांची का स्तूप। भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्तूप है वो है सांची स्तूप, जो कि सम्राट अशोक ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में रमजान का महत्व क्या है? तो वह है उपवास और धर्म निष्ठा। इस्लाम धर्म में रमजान का महत्व होता है उपवास और धर्म निष्ठा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 1975 में भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो वो था मुंबई में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना? तो वो तारापुर महाराष्ट्र में बना। भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में बना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विमान चालक कौन थी? तो वो थी सरला ठकराल। भारत की पहली महिला विमान चालक थी सरला ठकराल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो वो खेला गया था ईडन गार्डन्स कोलकाता में। भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है वो ईडन गार्डन में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो वो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट लागू हुआ सन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो वो हुआ था चंपारण में। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। अगला प्रश्न औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो वो था मुहिद्दीन मोहम्मद। मुहिद्दीन मोहम्मद था औरंगजेब का पूरा नाम। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था औरंगजेब। अगला प्रश्न जजिया कर पुनः किसने लगाया? तो वो औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर को फिर से औरंगजेब ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो 1674 को मिली थी छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि। अगला प्रश्न है मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठा शक्ति के संस्थापक। अगला प्रश्न है ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया? तो वो मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था। अगला प्रश्न है फहान भारत कब आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फहान भारत। अगला प्रश्न कालिदास किसके दरबार में थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। अगला प्रश्न है गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।